प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की ऑडियो बुक। बिगिनर्स के लिए ये एक सिंपल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बुक जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। प्रीफेस। स्टॉक मार्केट पर 3 किताबें लिखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर एक और नहीं लिखूंगा, लेकिन अपने 2 दोस्तों के साथ 25 दिनों के पूरे भारत के रोड ट्रिप के बाद मैं सोचने लगा, मैं प्राइस एक्शन पर किताब लिखना भला कैसे मिस कर सकता हूं। बेचैनी की भावना और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ने तुरंत मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पर लिखने के लिए मजबूर किया। मैं उसी गेस्ट हाउस में फिर से गया जिसके बारे में मैंने हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग किताब में लिखा था, और मैं वहीं कुछ दिन रुका भी। उन दिनों मेरे दिमाग में चीजें और साफ हो गईं और मैंने इस किताब को पूरा किया। ये किताब एक्सप्लेन करती है रॉ प्राइस एक्शन का यूज करके कैसे सक्सेसफुल ट्रेड किया जाए, प्राइस और वॉल्यूम की डिटेल समझकर और ट्रेडिंग की गाइडलाइंस अपनाकर ट्रेडिंग को कैसे फुल टाइम करियर के रूप में लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स को क्यों छोड़ा? मैं शुरू में ही एक बात साफ बता दूं, ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बढ़ाकर बताने और इंडिकेटर्स को गलत बताने के लिए नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में गहराई से बताने के लिए है, जो प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को देखने की यूनिक सोच है और कैसे हम इससे फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मेरा एक अजीब दोस्त था जिसने अपनी जिंदगी और प्रोफेशन में बहुत ही अनोखी चीजें की हैं। वो इंजीनियरिंग में मेरे साथ पढ़ता था और मैं उसे 20 सालों से जानता था। वो कॉलेज के दिनों में लापता हो जाता था, हॉलीडेज पर काम करता था और फिर अचानक एग्जाम से एक दिन पहले वापस आकर अपने खास दोस्तों से उस सब्जेक्ट के नोट्स की भीख मांगता था। लेकिन फिर भी वो सभी सेमेस्टर्स में टॉप 5 में जगह बना लेता था। मेरे दोस्त ने कैंपस प्लेसमेंट के सभी ऑफर छोड़ दिए। इसके बजाय उसने पूरे भारत में ट्रेन से घूमने का फैसला किया। अगले 3 महीने उसने भारत के कई शहरों की यात्रा की। जब वो वापस आया तब हम में से लगभग सभी ने किसी न किसी आईटी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था। ट्रेडिशनल रूट से शुरू करने के बजाय उसने बीपीओ के कॉल सेंटर से जॉब करना शुरू किया। 2 साल तक बीपीओ कॉल सेंटर में रात की नौकरी के बाद वो आईटी में जॉब करना चाहता था। हम सबने उसे मना किया और कहा कि आईटी में जाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, पर उसे एक छोटी आईटी कंपनी में डेवलपमेंट का रोल मिल गया। शुरू में उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसने इंटरव्यू पैनल से 2 सवाल पूछे थे। मुझे कॉल सेंटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रेजेंट कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। इसलिए आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं यहां आईटी में परफॉर्म नहीं करूंगा? 2, आप मेरी एबिलिटी का टेस्ट लिए बिना मेरा कैंडिडेचर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? प्लीज मुझे 3 महीने की अपॉर्चुनिटी दें और मुझे कोई सैलरी नहीं दें। अगर मैं 3 महीने के भीतर अच्छा परफॉर्म करता हूं तो मुझे ऑफर दें, वरना मुझे बाहर निकाल दें। फिर उसे ये काम मिल गया। उसने वहां 3 साल काम किया और जब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था तो कंपनी ने उसे बनाए रखने के लिए कुछ प्रेजेंट ऑफर किया। उसने ऑफर मना कर दिया और आगे बढ़ गया। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वो कई सालों से यूएस में है और हमारे दोस्तों के बीच ये रूमर है कि वो यूएस गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसा उसने इंडिया में आधार प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसकी क्वालिटीज को समझाने के लिए मुझे एक अलग किताब लिखनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट में उसने अपने पूरी लाइफ में एडवेंचरस और क्रेजी फैसले लिए। उन सभी में सिर्फ एक को छोड़कर वो विनर बनकर निकला। वो एक्सेप्शन शेयर बाजार का है और उस घटना ने मुझे ट्रेडिंग को सीरियस नोट पर लेने के लिए कहा। तब तक मैं मार्केट के लिए सीरियस नहीं था। मैं कुछ शेयर खरीदता और बेचता था, लेकिन ट्रेडिंग को करियर के रूप में अपनाने के लिए कभी नहीं सोचा था। इमेज वाई अपर सर्किट टूटे। वो मंडे 18 मई 2009 था। उस दिन निफ्टी ने अपर सर्किट छुआ था। ये सभी ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट और शॉकिंग एक्सपीरियंस था। सभी ट्रेडर्स को बड़ी गिरावट की उम्मीद थी,
क्योंकि सबने सोचा था कि किसी भी ग्रुप को यूनियन इलेक्शंस में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन सैटरडे को इलेक्शन रिजल्ट आए और यूपीए ग्रुप को मेजॉरिटी मिली। लोगों को आगे और गिरावट की उम्मीद थी, क्योंकि बहुत लोगों ने सोचा कि यूपीए ग्रुप मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। ये मेरा व्यू नहीं था, लेकिन यही मैंने उन दिनों बहुत से लोगों से सुना था। मेरे दोस्त का भी ये ऐसे ही व्यू था और इसलिए उसने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में मार्जिन का यूज करते हुए बहुत खरीदारी की। उन दिनों मार्जिन रूल बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन 18 मई 2009 को सबको सरप्राइज करते हुए निफ्टी पॉजिटिव खुला और कुछ ही मिनटों में वो अपर सर्किट पर पहुंच गया। मुझे इस मूव पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं ये गिन ही नहीं पाया कि मेरे दोस्त ने कितना पैसा खो दिया था। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद वो दिखाई दिया और उसने बताया कि उसने कितना पैसा कमाया था। ये एक बड़ा अमाउंट था, कम से कम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सिर्फ 3-4 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। तब तक मैं एक हैप्पी सोल था। मैं अपने ऑफिस में ठीक ठाक काम करता था, जिम में इंटेंस सेशन पसंद करता था और हर वीकेंड पर ट्रिप्स एंजॉय करता था। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे परेशान कर दिया और मेरे दिल में पहली बार एक बड़ा सवाल उठा। मैं सीरियस हो गया और साथ ही मार्केट के बारे में बहुत क्यूरियस भी हो गया। मैं ना ही इंडिकेटर से नफरत करता हूं और ना ही उसके अगेंस्ट हूं। मुझे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उनके बिहेवियर की स्टडी करने में मजा आता है। इंडिकेटर्स बिगिनर्स की मदद करते हैं क्योंकि वो उनकी ट्रेडिंग में कुछ डिसिप्लिन लाते हैं, वरना वो 1-2 दिनों में ही बहुत सारा ट्रेड कर लेंगे और अपना सारा पैसा खो देंगे। इसके अलावा ये एल्गो ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ रूल बनाने में मदद करते हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी अपनी ट्रेडिंग में यूज नहीं करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैंने कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूज करते हैं। मैंने कुछ ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर को भी देखा है जो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ 1-2 इंडिकेटर का यूज करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स को देखा है जो नेकेड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से भी और इंडिकेटर से भी मनी लॉस कर देते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और इंडिकेटर्स पर डिबेट करना समय की बर्बादी है। मेरा सजेशन है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है उसे चुन लें। ये किताब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानकारी देती है और उस रूट पर चलने की समझ देती है। आगे वो रीजंस दिए गए हैं जिनकी वजह से मैंने टेक्निकल इंडिकेटर्स छोड़ दिए। इंडिकेटर्स प्राइस डिक्टेट नहीं करते। मुझे लोगों के लिए दुख होता है जब वो इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। XYZ स्टॉक के लिए RSI 30 पर है, जो एक ओवरसोल्ड जोन है। क्या मैं अब XYZ खरीद सकता हूं? या ABCD स्टॉक 200 DMA पर है, इसलिए ये गिर नहीं सकता है। क्या मैं कुछ पोजीशन इकट्ठा कर सकता हूं? उनका सवाल ही उनकी अनडिसाइडनेस की ओर इशारा करता है। वो प्राइस के शॉर्ट मूवमेंट को बताते हैं, चाहे कारण RSI या DMA लेवल्स हो, लेकिन वो उसे खरीदने के लिए सजेशंस भी ढूंढ रहे हैं, जो कि अजीब है ना? प्राइस न जानता है न परवाह करता है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है या 200 DMA के करीब है। ये एफिशिएंटली वही करता है जो उसे करना हो। अगर प्राइस और गिरता है तो RSI लेवल भी और गिर जाएगा, लेकिन धीमे रेट से, और मूविंग एवरेज धीरे से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करता है और प्राइस डिक्टेट नहीं करता है। प्राइस में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन इंडिकेटर में भी बदलाव लाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी इंडिकेटर को इग्नोर करती है। जो पास्ट में हुआ है वो फिर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ह्यूमन द्वारा चलाए जाते हैं और ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होता है। जेसी लिवरमोर। ट्रेड शुरू करने से पहले जब भी मैंने पेशेंस के साथ मार्केट को पिवटल पॉइंट पर आने का वेट किया, तब मैंने हमेशा ऑपरेशंस में मनी बनाया है। जेसी लिवरमोर। ये वर्ल्ड फेमस ट्रेडर जेसी लिवरमोर के 2 कोट्स हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस बताते हैं। इसलिए ये साइकोलॉजी प्राइस में कुछ लेवल में दिखती है
उन्हें पिवटल पॉइंट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स वगैरह नामों से जाना जा सकता है। लाखों लोग स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं और उनके कंबाइंड एक्शन से प्राइस का मूवमेंट अप और डाउन होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में कुछ पिवटल पॉइंट्स होते हैं और उनके आसपास ट्रेड करने की प्लानिंग से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होता है। इमेज 1.3 की लेवल कॉन्सेप्ट इन BEL। अगर आप 1.3 इमेज को देखें तो प्राइस लेवल ने क्रिटिकल लेवल की तरह एक्ट किया है। जब भी सेलर्स इस लेवल को तोड़ने के लिए प्राइस को पुश करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बायर ने एक्यूमुलेट करके फॉल को रोक देता है, इसलिए एक हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये लेवल फ्यूचर में क्रूशियल रोल निभाएगा, जब तक 75 पर बिग बायर अपना व्यू नहीं बदलता। लेकिन सभी इंडिकेटर्स इन क्रूशियल प्राइस लेवल की पहचान करने में फेल हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इंडिकेटर में RSI, बोलिंगर बैंड्स, स्टॉकिस्टिक्स या कोई और क्रेजी कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। वो इन क्रूशियल लेवल्स की पहचान करने में फेल हो जाते हैं और इससे हम बहुत सी गुड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खो बैठते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? इंडिकेटर नेचर में पीछे रहते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर चुन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्राइस के साथ ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट नहीं करता है। वहां हमेशा प्राइस के कंपैरिजन में कुछ देरी होगी। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर प्राइस से ही मिलते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप में से ज्यादातर जानते हैं कि ट्रेडर्स कम्युनिटी में EMA क्रॉसओवर एक प्राइमरी और पॉपुलर ट्रेडिंग सिस्टम है। एक सिंपल सिस्टम 10 EMA और 50 EMA का कॉम्बिनेशन है। जब डाउन साइड से 10 EMA 50 EMA को पार करता है तब बाई सिग्नल जनरेट होता है, और जब वही 10 EMA 50 EMA को अपसाइड से पार करता है तब सेल सिग्नल जनरेट होता है। इमेज 1.4 एंट्री बेस्ड ऑन MA क्रॉसओवर। यदि आप इमेज 1.4 को देखते हैं तो 20 मई को 10 EMA डाउनसाइड से 50 EMA पार कर गया। 22 मई को 121.53 पर एक एंट्री आती है क्रॉसओवर कैंडल से हाई पर, तो ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से लेट एंट्री है। इमेज 1.5 एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। यदि आप इमेज 1.5 देखते हैं तो इसमें 19 मई को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का डिसिसिव ब्रेकआउट था और एंट्री 20 मई को 120.7 के लेवल पर हो सकती थी। हम MA क्रॉसओवर ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना में 2 दिन पहले ट्रेड में होते। इस स्टेज पर यह आर्ग्यू किया जा सकता है कि यदि हम MA क्रॉसओवर सिस्टम में MA ड्यूरेशन को कम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 EMA से 5 EMA तक, तब ये अर्ली स्टेज में एंट्री जनरेट कर सकता है। मैं इससे अग्री करता हूं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ट्रेड करने वाले हर स्टॉक या इंडेक्स के लिए इसे एडजस्ट करते रहना एक अच्छा आइडिया है, या प्राइस पर फोकस करना बेहतर है, जो सिंपल है फिर भी पावरफुल है और शानदार ट्रेडिंग रिजल्ट्स देता है? इंडिकेटर्स ट्रेडिंग को और मुश्किल बनाते हैं। मार्केट में कितने इंडिकेटर हैं? 1000, 5000 या शायद 10,000? इस नंबर का कोई एंड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग व्यू, चार्ट लिंक या गो चार्टिंग का यूज करके इंडिकेटर डेवलप कर सकता है। इमेज प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी इंडिकेटर की लिस्ट में से कौन सा इंडिकेटर चुना जाए? अगर कोई ट्रेडर 2-3 इंडिकेटर चुनता है तो कभी भी अलग अलग रीडिंग दे सकती है ना? अब मुझे गलत मत समझिए, मैं इंडिकेटर्स की वैल्यू कम नहीं करना चाहता। मुझे चिंता इस बात की है कि ये लोग चार्ट पर 4-5 इंडिकेटर डालते हैं, कुछ क्रॉसओवर्स और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिनेरियोज का वेट करते हैं और फिर ट्रिगर दबा देते हैं। आखिर में उन्हें यह भी मालूम नहीं होता है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। कुछ समय बाद इन ट्रेडर्स को बुरा लगता है जब उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक और इंडिकेटर जोड़ना शुरू करते हैं, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम को ठीक कर देगा।
ये एक विशियस साइकिल है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव से मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडर और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर में खास डिफरेंस नहीं दिखता है, क्योंकि दोनों ही प्राइस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अप्रोच से काम करते हैं। रुकिए, मैं समझाता हूं। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर प्राइस को डायरेक्टली स्टडी करता है। ज्यादातर इंडिकेटर प्राइस से डिराइव होते हैं। एक इंडिकेटर ट्रेडर भी प्राइस स्टडी करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से करता है। क्या आपको नहीं लगता कि प्राइस को डायरेक्ट पढ़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उसी प्राइस को कई इंडिकेटर डालकर जांचें? मैं चॉइस आप पर छोड़ता हूं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक क्विक इंट्रो। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब है किसी मार्केट में दिए गए स्टॉक या इंडेक्स की कीमत में उतार चढ़ाव। कोई भी ट्रेडिंग दिन में खुलने से बंद होने तक प्राइस बदलती रहती है। ये वेरिएशन और कुछ नहीं, बस प्राइस एक्शन है। इमेज 2.1 अ सिंपल एग्जांपल फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। इमेज 2.1 में 24 दिसंबर 2020 का बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और कीमत 30,007 नीचे से 30,546 ऊपर के बीच वेरी कर रही है। ये वेरिएशन प्राइस एक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ट्रेडर चार्ट पढ़ता है और कीमत के मूवमेंट के आधार पर खुद के ट्रेडिंग फैसले लेता है, बजाय इसके कि वो टेक्निकल इंडिकेटर्स या किसी और फैक्टर पर भरोसा करे। सीधे शब्दों में, ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेने के लिए ट्रेडर सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का यूज करते हैं। इमेज 2.2 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एग्जांपल इन निफ्टी। अगर इमेज 2.2 को देखते हैं तो ट्रेडिंग के फैसले लेने के लिए केवल एक प्राइस चार्ट का यूज किया गया है। ट्रेड का प्लान बनाने के लिए ट्रेडर प्राइस चार्ट के साथ वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग के 3 जरूरी पार्ट्स हैं, इसी ऑर्डर में। 1, प्राइस, ये सभी अपॉर्चुनिटीज का एडवर्टाइज करता है। 2, टाइम, ये सभी अवसरों को रेगुलेट करता है। 3, वॉल्यूम, ये सभी दिखाई गई अपॉर्चुनिटीज की कामयाबी या फेलियर को नापता है। वॉल्यूम जरूरी है क्योंकि 80% ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% बड़े प्लेयर ही देते हैं। इसलिए प्राइस और वॉल्यूम की जानकारी पोजीशनल ट्रेडिंग, BTST ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए काफी है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्काल्पिंग में इंटरेस्ट है तो टाइम पैरामीटर में सक्सेस हासिल करनी होगी। मैंने इस टॉपिक को चैप्टर 5 में डिटेल में शामिल किया है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को कैसे यूज करें? ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सही आइडिया पाने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है, क्योंकि ये और इंडिकेटर्स जैसे किसी भी तरह का बाई और सेल सिग्नल नहीं क्रिएट करता है। इसमें 3 स्टेप्स शामिल हैं। 1, ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस, पिवट पॉइंट्स, सप्लाई डिमांड जोन्स, राउंड नंबर्स वगैरह में से किसी एक मेथड का यूज करके की प्राइस लेवल को पहचानें। 2, बिगिनर्स के लिए की प्राइस लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से या एक्सपर्ट के लिए रॉ प्राइस एक्शन के आइडिया के हिसाब से एंट्री का प्लान बनाना। 3, स्टेप 2 की तरह की प्राइस लेवल पर कैंडल स्टिक पैटर्न या रॉ प्राइस एक्शन के हिसाब से एग्जिट प्लान करना। इमेज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। जब एक शूटर के लिए लेफ्ट राइट बन गया। कैरोली टेकेक्स बुडापेस्ट में पैदा हुआ था और हंगरी की आर्मी में काम कर रहा था। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट केवल एक ही स्पोर्ट शूटिंग में था। लाइफ में उसका मेन इंटरेस्ट अपने देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना था। 1936 तक वो एक वर्ल्ड क्लास शूटर बन गया था, लेकिन उसे 1936 के समर ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो एक सार्जेंट था और सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स को ओलंपिक्स गेम्स में कॉम्पीट करने की परमिशन थी। टेकेक्स ने उम्मीद नहीं खोई और वो अपने पसंदीदा खेल की प्रैक्टिस करता रहा। उसकी किस्मत से 1936 के समर ओलंपिक्स के बाद हंगरी की आर्मी ने नॉन ऑफिसर्स पर लगे इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया और इसलिए वो 1940 के
टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। इसलिए उन्होंने इस बार और भी मेहनत से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो हर दिन कई घंटे अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस में लगाता था, लेकिन लाइफ ने उसके लिए कुछ और प्लान किया हुआ था। 1938 में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया और उसने अपनी आधी फॉर आर्म खो दी। क्या आप अब उसके हालात के बारे में सोच सकते हैं? उसके सारे सपने टूट गए। वो 1 महीने से ज्यादा समय हॉस्पिटल में था। जब वो वापस घर आया तब भी उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उसने सब कुछ शुरुआत से किया, लेकिन इस बार अपने लेफ्ट हाथ का यूज किया। खाने और सोने के अलावा उसने अपना ज्यादातर समय प्रैक्टिस में बिताया। अपने लेफ्ट हैंड से कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो 1939 में हंगेरियन नेशनल चैंपियनशिप में उतरा। बाकी सभी शूटर्स ने मान लिया कि वो कंपटीशन देखने आया है और अपनी सिंपैथी दिखाई, लेकिन उसने कहा, मैं यहां आपकी सिंपैथी के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आप सभी के साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूं। उसने मुकाबले में पहली जगह बनाई और सबको सरप्राइज करते हुए वो अगले ओलंपिक्स के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गया। एक बार फिर लाइफ में उसके लिए और प्लान थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के कारण 1940 और 1944 दोनों ओलंपिक्स रद्द हो गए थे। 1944 में उसकी आयु 34 वर्ष थी। ज्यादातर ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए रिटायर होने की उम्र 30 होती है। वो आज भी है। हैरानी की बात यह है कि टेकेक्स ने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और एक बार फिर वो 1948 के लंदन ओलंपिक के लिए एलिजिबल था। उस समय वो 38 साल का था। सालों के दौरान कार्लोस एनरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था और उसने टेकेक्स से पूछा कि वो यहाँ लंदन में क्यों है। इस क्वेश्चन के लिए टेकेक्स का जवाब सीधा और साफ था, मैं यहाँ सीखने के लिए हूं। उसके आगे जो हुआ उसे इतिहास की किताबों में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। टेकेक्स ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि उसने 10 पॉइंट से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बेहतर किया। टेकेक्स 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में फिर से दिखाई दिया और 42 साल की उम्र में उसने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। कार्लोस, जो कि उसका कॉम्पिटिटर था और पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उसने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, अब ये मुझे सिखाने का समय है। अब उन सभी ट्रेडर्स के लिए जिन्हें ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, उनके लिए इस स्टोरी से 2 सीख मिलती हैं। एक, जीवन में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती। मुश्किल हालात हमारे कैरेक्टर का टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया है तो उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपका मन सीखने के लिए खुला नहीं होगा। नुकसान खेल का हिस्सा है और हमें बिजनेस में दोबारा वही गलतियां नहीं करनी चाहिए। 2, आपने पैसा खो दिया है क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ परसिस्टेंट एफर्ट दिखाने में फेल हुए हैं। 10 अलग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बेसिक समझ ट्रेडिंग में मनी नहीं लाती है, लेकिन एक ट्रेडिंग सिस्टम की गहरी समझ के साथ सही रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सक्सेस दे सकता है। ये 2 बातें हमेशा याद रखें। आपको रोजगार के लिए सिर्फ एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रेश्के। मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, लेकिन मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक किक जानता है लेकिन 10,000 बार उसकी प्रैक्टिस करता है। ब्रूस ली। कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कम मत समझो। जैसा कि पहले बताया गया है, 2 चीजें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मेन रोल निभाती हैं। 1, की प्राइस लेवल्स की पहचान। 2, प्राइस को कंफर्म करना, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न से या प्राइस एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से। या की प्राइस लेवल्स कई तरीकों से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन खींचते हुए पहचानना सबसे इफेक्टिव तरीका है। कई ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मानते हैं और इसलिए वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस की तलाश करते हैं, लेकिन सादी चीजें लाइफ के साथ साथ ट्रेडिंग में भी कमाल कर सकती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुले दिमाग से इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। मैं आपसे वादा करता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपके आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए बदल जाएंगे।
एक ट्रेडर जो इंडिकेटर का यूज करता है, उसके पास ट्रेड को प्लान करने का इंडिकेटर का रेफरेंस लेवल होगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, जैसे MA, क्रॉसओवर, बॉलिंगर, बैंड ब्रेकआउट या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिनेरियो। हालांकि प्राइस एक्शन ट्रेडर के पास ये लग्जरी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम होता है। ट्रेड सेटअप में कंफर्म करने के लिए केवल वॉल्यूम का यूज किया जा सकता है। इसलिए एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को अपना ट्रेड प्लान करने के लिए पूरी तरह से प्राइस पर डिपेंड करना पड़ता है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर को एक ड्रॉबैक की तरह लगता है, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये उनके लिए वरदान है, क्योंकि उन्हें प्राइस गहराई से स्टडी करना पड़ता है, जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रूशियल रोल निभाते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करें? ट्रेंड लाइन एक चार्ट पर ड्रॉ की गई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पीक को जोड़ती है, जो स्क्रिप्ट के ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को दिखाती है और किसी को भी एक्सीलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दिखाती है। आगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ फायदेमंद रेफरेंसेस दिए गए हैं। 1. ज्यादा संख्या में पीक्स कम से कम 2 जरूरी को जोड़ने की कोशिश करें। 2. ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से कम होना चाहिए, ये एक हेल्दी ट्रेंड की निशानी है। 3. प्राइस को ट्रेंड लाइन के मुताबिक होनी चाहिए। इमेज 3.1 अ वैलिड ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन TCS। ये इमेज वैलिड ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। ये लगभग 8 प्राइस पीक्स कनेक्ट करती है। ट्रेंड लाइन का स्लोप WRT इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन 45 डिग्री से कम है और प्राइस शुरू से आखिर तक ट्रेंड लाइन के मुताबिक है। इमेज 3.2 एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन USD JPY। इमेज 3.2 में खींची गई ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक नहीं है। ट्रेंड लाइन की पावर कम हो जाती है जब प्राइस बीच में इसको छोड़ दे। हमेशा बहुत से पीक को जोड़ती हुई एक साफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। इमेज 3.3 एन इनवैलिड ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन USD INR। एक बार फिर इमेज 3.3 में खींची गई ट्रेंड लाइन इनवैलिड है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन की तुलना में यह हेल्दी ट्रेंड का साइन नहीं है, इसलिए इस तरह की ट्रेंड लाइन को इग्नोर करना बेहतर है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जिस पर डिमांड इतनी मजबूत होती है कि कीमतों में और गिरावट को रोके। इमेज 3.4 अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन टेस्ला INC। ये इमेज सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल दिखाती है। लॉजिक बिल्कुल सीधा है। लोगों को उनका एंट्री या एग्जिट लेवल याद रहता है, चाहे खुशी या दुख के कारण। प्रॉफिट होने पर खुशी हुई होगी और पैसा गंवाने पर दुख हुआ होगा। इसलिए जब भी कीमत सपोर्ट की ओर गिरती है और सस्ती हो जाती है, तो बायर स्टॉक जमा करने की तरफ झुकते हैं। जब तक प्राइस सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है, तो यह साफ हो जाता है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस को सपोर्ट से नीचे गिरने से रोकेगी। इमेज 3.4 में जब भी प्राइस 58 से 59 के लेवल तक पहुंचता है, तो बायर स्टॉक जमा करते हैं और इसलिए ये इस लेवल से उछल जाता है। इमेज 3.5 अ सपोर्ट बॉक्स एग्जांपल इन कैनरा बैंक। बाजार डायनामिक है और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक ही प्राइस लेवल हर बार सपोर्ट का काम करेगा। कभी कभी प्राइस में एक छोटा रेंज सपोर्ट का काम करता है, जिसे सपोर्ट बॉक्स कहा जा सकता है। इमेज 3.5 में 130 से 160 के बीच के प्राइस लेवल ने सपोर्ट बॉक्स का काम किया है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जिस पर सेलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस को और बढ़ने से रोके। इमेज 3.6 अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन इंटेल कॉर्प। दिखाई जा रही इमेज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल दिखाती है। प्राइस लेवल 53 ने एक रेजिस्टेंस का काम किया। जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा, सेलर ज्यादा एक्टिव होंगे और बायर का खरीदने की तरफ कम झुकाव होगा।
जब तक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचेगा तब तक सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी और प्राइस को रेजिस्टेंस से ऊपर जाने से रोकती है। इमेज 3.7 अ रेजिस्टेंस बॉक्स एग्जांपल इन कैनरा बैंक। कई बार एक सपोर्ट बॉक्स की तरह प्राइस लेवल का रेंज रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह पहचाना जा सकता है। इमेज 3.7 में प्राइस रेंज 290 से 300 ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वेरिएशंस। मार्केट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कई बार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस छोटे एंगल के साथ आती हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। इमेज 3.8 एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन NVIDIA कॉर्प। ये इमेज एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। जब भी प्राइस एंगल्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की तरफ उछलता है, सेलर्स आ जाते हैं और उनके फोर्स से प्राइस नीचे चला जाता है। इमेज 3.9 एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन एग्जांपल इन IMPINJ INC। ये इमेज एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एग्जांपल दिखाती है। जब प्राइस एंगल्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरफ करेक्ट होता है, बायर्स खरीदने आ जाते हैं और उनके फोर्स से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन दूं कि क्यों और कैसे ये एंगल ट्रेंड लाइंस काम करती हैं। हालांकि मैंने देखा है कि ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं, इसलिए मैंने उनका अपने ट्रेड में बहुत इस्तेमाल किया है। फैटल गलतियां जिससे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? क्या आप कोई रीजन सोच सकते हैं कि क्यों कई ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को नहीं मानते हैं या यूज करते हैं? ये एक आसान रीजन की तरफ पॉइंट करता है। वो मानते हैं कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमेशा गिरावट को रोकती है और एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमेशा उछाल को रोकती है। इसके अलावा वो ये समझने में फेल हो जाते हैं कि प्राइस कब सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेगा या सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा। रेजिस्टेंस लाइन के साथ भी यही एक्सप्लेनेशन होता है। क्या आप कोई बेहतर रीजन सोच सकते हैं? मुझे यकीन है कि और कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्या होगा यदि आप ये समझने की एबिलिटी पैदा कर लें कि क्या प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा या नहीं, और क्या प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा या नहीं? तब आप ज्यादातर समय प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, है ना?